हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम लोग उसके बेसिक को पढ़ने के बाद फिर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि फिजिकल क्वान्टिटी होती क्या है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, फिजिकल क्वान्टिटी quantities बच्चों those quantities which are used to explain the laws of physics। मतलब कि वह क्वांटिटीज़ जिनका यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है F बराबर m/a, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, न्यूटन का लॉ है मोशन का, F बराबर m/a है ना बच्चों। कौन सा लॉ है ज़रा बताइएगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कि ये कौन सा लॉ है बच्चों। अब देखिए इस लॉ में आपको F जो दिख रहा होगा वो फोर्स होता है, M क्या होता है, मास होता है, A क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो F जो है बच्चों फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों का यूज करके हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं सर? वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करती हैं। एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? एग्जांपल हो गया फोर्स F, मास M, एक्सेलरेशन A। क्या है केवल तीन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होंगी? बिल्कुल नहीं। फिजिक्स में जितने भी लॉ आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ का आप लोग यूज कर रहे थे, उन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। लाइक याद करिए इक्वेशन ऑफ मोशंस को, V बराबर U प्लस AT। यहाँ पर बच्चों V और U और A और T क्या था? V फाइनल वेलोसिटी था, U इनिशियल वेलोसिटी था, A एक्सेलरेशन था और T टाइम था। ये सब भी क्या है बच्चों? V, U, A और T, ये सब भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों। दोज क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर हम डायरेक्शंस को कंसीडर करते हुए फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये दो प्रकार से कैटेगराइज हो सकती है, दो प्रकार से डिवाइड हो सकती हैं। एक क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, और एक क्वांटिटी जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, उनके पास डायरेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, या फिर वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, कि विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों होता है न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है, विच हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और इसके पास क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होता है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है, एंड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब बच्चों कि वह क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करे, उसे हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। और वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन पर डिपेंड भी करे जो, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, उसे हम बोल देंगे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। अगर बच्चों स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल हो सकता है आपका, एग्जाम्पल हो सकता है वर्क बच्चों। वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है आपकी, वैसे इलेक्ट्रिक करंट ना तो स्केलर होती है ना तो वेक्टर होती है, आपका टेंसर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट, ना तो स्केलर होती है ना तो वेक्टर होती है। बताएंगे आगे हम कि जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको टेंसर क्या होता है और वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, वहाँ पे हम लोग प्रॉपरली सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल डायमेंशंस पढ़ रहे हैं तो उसे फोकस करते हैं बच्चों। वर्क हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, पढ़ा होगा क्लास 9th में डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस हो सकते हैं, जो डिस्टेंस भी क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग बोल सकते हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, अब वेक्टर की बात कर ले, इसका एग्जांपल बच्चों फोर्स हो सकता है, अभी पीछे हम लोग देखा फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड सो ऑन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को कंसीडर अगर हम करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का हो सकता है बच्चों, वेक्टर और स्केलर। अब देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाता है। डिपेंडेंसी का मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, इसके बेसिस पर हम इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। पहला होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है सारे क्वांटिटीज़ से, उन्हें हम बोल देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके एग्जांपल बच्चों हो सकते हैं लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। आगे हम इसका लिस्ट को पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे कितने प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो बच्चों लेंथ को या मास को या टाइम को हमको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हम कहें इस मार्कर का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इसके लेंथ को बताने के लिए मुझे इस किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। हमने इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर बता दी जो कि इंडिपेंडेंट है और चीज़ों से। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, या टाइम पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि अच्छा टाइम पे की लेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो लेंथ क्या हो गया बच्चों, मास क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, सब क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई जो किसी और क्वांटिटीज़ से निकल करके नहीं आती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं और क्वांटिटीज़ से। अब सेकेंड क्वांटिटी बच्चों आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल, नाम से ही लग रहा है बच्चों कि इस क्वांटिटी को हम डेराइव करते हैं, इस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके निकालते हैं। तो इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे देंगे। एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे वेलोसिटी हो गया। क्या आप लोग सही पढ़े हो, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। अब बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरह की लेंथ होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लंबाई होती है, उसकी एक लेंथ होगी, तो उस लेंथ को बच्चों हम यहाँ पर लेंथ लिख सकते हैं, और क्या नीचे बच्चों हम टाइम लिख सकते हैं। तो क्या ये वेलोसिटी लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि वेलोसिटी डेराइव्ड हुआ, ऑब्टेन्ड हुआ दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से। देखो लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, टाइम इज व्हाट, टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेसिक जो हो, जहाँ से स्टार्ट हो रही चीज़ें हमारी, उसको बेस बोलते हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उस पे ऊपर के लोग डिपेंड करते हैं जो कि इसी बेस से बनते हैं। तो अब देखो बच्चों, वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेंथ एंड टाइम, एंड लेंथ एंड टाइम इज व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप अब डेराइव क्वांटिटी को क्या बोल सकते हो, सर डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सर डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से हमें ऑब्टेन्ड होती है, प्राप्त होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, हाउ वी कैन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी। पढ़ तो लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, लेकिन सर उसे लिखेंगे कैसे कॉपी में, कैसे उसको नोटेशन कैसे उसको लिखेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी में, ये वो देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से, एंड इट इज़ मेड बाय टू थिंग्स, दो लोगों से मिलकर बनता है। पहला होता है एन और सेकंड होता है यू। एन इंटू यू के बराबर होता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। सर ये एन क्या होता है, एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एन स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, एन स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट। बिल्कुल सही, यू स्टैंड फॉर यूनिट। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल समझिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए हमने कहा फोर्स बराबर होता है 1 न्यूटन। 1 इज व्हाट, 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 इज द एन, स्मॉल एन, एंड कैपिटल एन इज व्हाट, कैपिटल एन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये यूनिट ऑफ फोर्स हो गया। और एफ क्या है बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल नहीं बोल सकते हम,
डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है ना, F बराबर m इंटू ए होता है, तो फोर्स दो लोगों से मिलकर बना होता है, यानी कि फोर्स फंडामेंटल नहीं होता, डेराइव होता है। तो ये एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो आप पहचान गए बच्चों, आप पहचान सकते हो ना। जैसे आप लोग बताओ, अच्छा आप लोग बताओ बच्चों, अगर W बराबर है 5 जूल, तो बच्चों यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फिजिकल क्वांटिटी बच्चों यहाँ पर, W क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बताओ बच्चों इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों 5 होगा यहाँ पर। यूनिट क्या होगा सर इसका, यूनिट होगा इसका जूल। समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को कि सर यूनिट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, है ना। हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, जिनमें एक होता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। एक होता है MKS सिस्टम, उसी को SI भी बोल देते हैं हम लोग। एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हमको 2 पर ज़्यादा फोकस करना है, MKS पे और CGS पे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों, बस 2 मिनट में ख़त्म करेंगे इसको। देखिए MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, M स्टैंड फॉर मीटर लेंथ। ठीक है बच्चों, M स्टैंड, ये आपको लेंथ बताएगा, ये आपको मास बताएगा, ये आपको टाइम बताएगा। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप MKS सिस्टम में क्या होता है बच्चों, M इज रिप्रेजेंट द लेंथ एंड लेंथ इज इन मीटर। बिल्कुल सही, M इज इन मीटर, इट इज रिटन बाई स्मॉल m। याद रखिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं सिंबल के रूप में, अगर दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बट अगर बच्चों दैट फिजिकल क्वांटिटी इज द नेम द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, फॉर एग्जांपल न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है और फोर्स की यूनिट भी है, तो उसके सिंबल को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। लाइक अभी देखिए पीछे मैंने लिखा था कैपिटल M से। जूल साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके सिंबल को कैपिटल J से लिखेंगे हम। लेकिन अगर बात करें मीटर की, लेंथ की बात करें 1 मीटर, तो इसको लिखेंगे स्मॉल m से। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। याद रखिएगा बच्चों, वेन एवर एनी सिंबल, वेन एवर किसी यूनिट को हम लिखते हैं सिम्बोलिक फॉर्म में, और अगर वह यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से है, तो उस सिंबल को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर N और J को लिखा हुआ है। और अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो उसे हम स्मॉल लेटर से लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ बच्चों, अगर हम फुल नेम लिखना चाहते हैं, हमको बहुत मन है साइंटिस्ट के नाम को पूरे लेटर में लिखना, कंप्लीट लिखना, न्यूटन लिखने का मेरा पूरा मन है, तो फिर आप कैपिटल N से स्टार्ट नहीं करोगे, आप लिखोगे स्मॉल NEWTON, ऐसे लिखोगे आप स्मॉल लेटर से। जबकि इंग्लिश में पढ़ाया गया आपको कि हमेशा नेम को स्टार्ट कैपिटल से करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अगर केवल सिंबल लिखोगे, देन साइंटिस्ट का नाम अगर है तो कैपिटल लेटर से लिखोगे सिंबल के रूप में, और अगर फुल नेम लिखोगे बच्चों तो स्मॉल से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो स्मॉल से लिखाएगा ही हमेशा वो। ठीक है, मीटर को स्मॉल m लिखोगे या स्मॉल METRE मीट्री लिखोगे, पढ़ते मीटर लेकिन लिखते मीट्री उसको मैं। ठीक है, तो बच्चों लेंथ की यूनिट MKS में क्या होगी, मीटर होगी। मास की क्या होगी बच्चों, किलोग्राम, K फॉर किलोग्राम होगी, kg। एंड सेकंड की क्या होगी बच्चों, स्मॉल के स्मॉल जी है, कैपिटल के नहीं है। सेकंड की क्या होगी बच्चों, सेकंड ही होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी। अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम, CGS सिस्टम। बच्चों C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है, एंड थर्ड सिस्टम क्या है बच्चों, FPS सिस्टम। बच्चों इसमें F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर अगेन वही सेकंड। आई होप आप लोग को सिस्टम ऑफ यूनिट क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली 3 या 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, 3 में से 2 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MKS और CGS, हमको इसी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है, देखिए बच्चों, डायमेंशन इज़ व्हाट इज़ द डायमेंशन। बेसिकली डायमेंशन जो होता है बच्चों, इट इज़ एक्सपोनेंट और पावर। व्हाट इज डायमेंशन बच्चों, बेसिकली डायमेंशन इज द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ अ बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो पावर होता है उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा बच्चों, अगर हम बात करें एरिया की, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? एमकेएस में मीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही, मीटर का स्क्वायर। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, यानी यहाँ पर जो एरिया है वो लेंथ, जो कि एक बेस क्वांटिटी है, जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसके सेकंड पावर के बराबर होता है। तो ये जो पावर 2 है बच्चों ना, लेंथ का पावर 2, यही कहलाएगा डायमेंशन ऑफ एरिया। एंड डायमेंशन ऑफ एरिया इज द 2 पावर ऑफ लेंथ, सेकंड पावर ऑफ लेंथ हो गया। और समझते हैं बच्चों, वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में होती है? हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस से ही, पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से ही। अब बताइए, क्या हम इसको मीटर के पावर 1 और सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं बच्चों? पावर जब सेकंड के पावर 1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी का? सर डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी इज लेंथ के 1 पावर के होगा और सेकंड के -1 पावर के होगा। यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा सर? 1 पावर ऑफ मास एंड -1 पावर ऑफ सेकंड के बराबर होगा। समझ गए? डायमेंशन समझ में आ गया? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट और डायमेंशन क्या होंगे। एक चार्ट में बना देता हूँ बच्चों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इसका आगे हम लोग को यूज करने वाले हैं। चलिए देखिए बच्चों, हमारा जो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो लेंथ है। लेंथ, इसको लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है बच्चों मीटर। एमकेएस से बात कर रहे हैं, ठीक है, मीटर हो गई। और डायमेंशन बच्चों इसका कैपिटल एल होता है, और डायमेंशन को हमेशा हम कैपिटल ब्रैकेट से लिखते हैं, तो लेंथ एल हो गया। लेंथ का यूनिट बच्चों हो जाएगा मीटर एमकेएस में, और जो इसका डायमेंशन होगा वो हो जाएगा कैपिटल एल। मास का हो जाएगा बच्चों किलोग्राम, और डायमेंशन इसका हो जाएगा कैपिटल एम। टाइम का हो जाएगा बच्चों सेकेंड एस, और डायमेंशन इसका हो जाएगा कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर, कैपिटल ए यूनिट होगा इसका बच्चों एम्पियर, या फिर लिखो लो आप एएमपी एम्पियर। और इसकी बच्चों डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल ए। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी कैंडिला, ठीक है बच्चों। और इसका डायमेंशन या तो कहीं डायमेंशन बुक में लिखा होता है CD, या तो लिखा होता है J, कैपिटल J से, ठीक है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस बच्चों मोल में नापते हैं, MOL मोल। सिंबल होता है इसका MOL, केवल MOL लिखते हैं मोल, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को। और इसका डायमेंशन कैपिटल N लिखते हैं। और टेम्परेचर को बच्चों नापते हैं केल्विन में, केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो कैपिटल K लिखेंगे इसका यूनिट सिंबल, ठीक है। इसका डायमेंशन भी क्या होगा बच्चों? कैपिटल K होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट और डायमेंशन समझ में आ गया होगा। दिमाग में रखना है, इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते करते प्रैक्टिस अपने आप याद हो जाएगा। अब बच्चों इनके 7 के अलावा 1-2 आपके सप्लीमेंट्री भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। एक होता है बच्चों प्लेन एंगल, जिनकी यूनिट होती है रेडियन, RAD से इनको लिखते हैं, पढ़ते रेडियन हैं, ठीक है। और इनका जो डायमेंशन होता है वो कुछ नहीं होता है, इनका डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है बच्चों, इनका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। आगे निकाल के बताएंगे कैसे क्यों नहीं होता है। और बच्चों एक होता है स्टेरेडियन, या इसको एक बच्चों होता है आपका सॉलिड एंगल, जिसकी बच्चों यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसको लिखते हैं STRAD से सिंबल के रूप में, स्टेरेडियन। और इनका भी क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं, डायमेंशन लेस, इनका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को डायमेंशन कि ये सिंबल्स याद रहेंगे, याद रखिएगा। डायमेंशन को हम लोग हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लेंथ के डायमेंशन को L से, मास के डायमेंशन को M से, टाइम के डायमेंशन को T से, करंट के डायमेंशन को A से, लुमिनस इंटेंसिटी के डायमेंशन को J से, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डायमेंशन को M से, ठीक है, टेम्परेचर के डायमेंशन को K से, और बाकी जो 2 एंगल होते हैं, एंगल के डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए कुछ 1-2 क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालते हैं, डेराइव क्वांटिटी का, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे।
ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के और उनके डायमेंशंस की। याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों ने पिछली लिस्ट में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या होते हैं या फिर कैसे उनको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशंस हम लोगों को निकालने आना चाहिए उसको का लिस्ट डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उस लिस्ट को, उस PDF को डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देखिए, इससे पहला हमारा हो सकता है एरिया। बच्चों अगर हम एरिया की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं एरिया इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी शेप का आप एरिया ले लो, चाहे वो स्क्वायर का ले लो, चाहे वो सर्कल का ले लो, हर जगह आप लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर लेंथ का स्क्वायर करते हो। याद करो, सर्कल में आप लिखते थे पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। रेडियस भी एक तरह की लेंथ है बच्चों, और लेंथ का आप स्क्वायर कर रहे हो, यानी कि लेंथ का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, अभी लिस्ट में मैंने पीछे बताया था कि लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल होता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल हो गया इंटू ब्रेथ। आप जानते हो एक तरह की लेंथ होती है, तो ब्रेथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेथ का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एल। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया बच्चों, दैट विल बी द एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि डायमेंशंस को हम एम, एल और टी के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे एम तो है नहीं, यहाँ पे टी तो है नहीं, लेकिन हम अगर लिखना चाहते हैं तो हम एम के पावर 0 कर सकते हैं, एल तो 2 है बच्चों, और टी की पावर भी 0 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम और टी है नहीं, तो हम उनके पावर 0 करेंगे तो वापस उनकी वैल्यू 1 आएगी। आपने पढ़ा होगा किसी भी नंबर के पावर अगर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब 1 का मल्टीप्लाई अगर आप एल स्क्वायर में करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो आप इस एरिया को स्टैंडर्ड फॉर्म में m0, L2, T0 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम की। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी लेंथ का 3 बार मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम में। अगर बच्चों लेंथ का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, देन व्हाट यू गेट, L इंटू एल इंटू एल, देन व्हाट यू गेट, एल क्यूब हो गया, यानी क्या हो गया, m0, L3, T0 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गया। ठीक है, चलिए आइए कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन होता है। ठीक है, टाइम टेकन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ हो गई, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया। टाइम टेकन, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पे क्या रख दिया आप लोगों ने, कैपिटल टी रख दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया LT-1 हो गया। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो m0 L1 लिखो, या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, m0 L1 T-1 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अगर इस तरह बच्चों हम लोग निकालते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी आप बोल सकते हो इसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी, ये बताइए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वो भी तो एक तरह की वेलोसिटी ही होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला, LT-1 होता है या m0 LT-1 होता है। तो आप वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिख सकते हो, LT-1 लिख सकते हो। नीचे क्या है, टाइम टेकन, कितने समय में वो चेंज हुआ, तो वो टाइम नीचे होता है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, t होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू, आप देखो t की पावर यहाँ क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही। याद रखिएगा कि नीचे जो भी पावर होता है जब वो ऊपर जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाता है तो उसके पावर का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर पहले पावर का साइन प्लस था तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अभी क्या है बताइए, अभी पावर का साइन क्या है, प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, LT-1 इंटू
t-1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो LT-2 हो जाएगा। अगर इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं यानी m, l और t के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा m0 L1 t-2 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन LT-2। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ बेसिक डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। आइए कुछ और डायमेंशंस को देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फोर्स की, मान लीजिए हम लोग फोर्स के डायमेंशन को निकालते हैं बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होने वाला है बच्चों, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बताइए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, क्या होता है, कैपिटल M होता है। बिल्कुल, मास का डायमेंशन हो गया कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होगा बच्चों, अभी निकाला है हम लोगों ने, LT-2 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, LT-2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT-2 हो गया। ऐसे अगर हम लोग निकालते हैं वर्क का डायमेंशन, वर्क का, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, अभी निकाला MLT-2 होता है, यहाँ रख लीजिए इसको, MLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, L होता है। तो क्या हो जाएगा, ये ML²T-2 हो जाएगा। यही डायमेंशन बच्चों एनर्जी का भी होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा 9th में ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कि जो एनर्जी होती है वो जितना हम वर्क करते हैं उसी के बराबर होती है, उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है हमारी, यानी कि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, पढ़ा होगा आपने 9th में, और वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। तो दोनों का डायमेंशन अगर यूनिट सेम, डायमेंशन भी सेम होगा। तो एनर्जी की यूनिट डायमेंशन यही होगा बच्चों, वर्क कह लीजिए, या तो एनर्जी कह लीजिए, या तो काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, या तो पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए। ठीक है, इन सब की डायमेंशंस क्या होगी, ML²T-2 होगी। तो इससे आपने क्या सीखा कि सर अगर हमें दिया हो ML²T-2 और पूछा जाए कि बताइए किसका डायमेंशन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बताऊं कि वो वर्क का डायमेंशन है, कि वो एनर्जी का है, कि वो काइनेटिक एनर्जी का है, कि पोटेंशियल एनर्जी का है। यानी एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये ML²T-2 डायमेंशन है किस फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, एक लिमिटेशन हो सकता है फिजिकल डायमेंशंस का, कि डायमेंशन की हेल्प से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी का है। समझ गए बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसे हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन होता है, मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट उसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होते हुए भी उनके पास डायमेंशन होता है। एक होते हैं जो कि कांस्टेंट तो होते हैं, उनके पास डायमेंशन नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोल देते हैं। एक होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं और उनके पास डायमेंशन होता है, तो उन्हें हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल बोल देते हैं। और एक होते हैं जो वेरिएबल होते हुए भी उनके पास डायमेंशन नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग डायमेंशन लेस वेरिएबल बोलते हैं। यानी हमारे पास कुल 4 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है बच्चों, पहला होता है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल लिख लेता हूं मैं। तीसरा हो जाता है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट तो है लेकिन उनके पास डायमेंशन है। और फोर्थ क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट भी हैं और उनके पास डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, इनके एग्जांपल डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब वह वेरिएबल जिनकी वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदल रही हो, वह वेरिएबल जिनके पास डायमेंशन हो। बहुत सारे एग्जांपल हैं, वेलोसिटी, फोर्स, एरिया, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, वर्क डन, एनर्जी, सब क्या है, ये सब वेरिएबल भी हैं, इनके पास डायमेंशन भी है, तो ये क्या हो गए, डायमेंशनल वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इनके एग्जांपल हो सकते हैं वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, ETC। ठीक है, ये हो गए आपके डायमेंशनल वेरिएबल हो गए।
अब उसके बाद डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब वह वेरिएबल जो, मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल हो, मतलब कि जो बदलता हो लेकिन डायमेंशन उसके पास ना हो। उनके एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास स्ट्रेन, इनका एग्जाम्पल एक हो गया स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, डायमेंशनल वेरिएबल हो जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर्स में, ठीक है। अभी बताएंगे अभी स्ट्रेन के बारे में हम लोग, अभी जस्ट पढ़ेंगे डायमेंशन इसका, स्ट्रेन का देखेंगे कि उसका डायमेंशन नहीं आता है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एंगल, ठीक है। ये वेरिएबल तो होते हैं लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं होता है। अभी इनका हम चेक करेंगे कि डायमेंशन होता है कि नहीं होता, अभी चेक करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट तो होंगे लेकिन उनके पास डायमेंशन होगा। एग्जाम्पल हो गया वही आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी हो गया, जिसको भी निकालने वाले हैं डायमेंशन इसका। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट होगा। डायमेंशन तो इसका होगा लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, आपको पता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है ना। कितनी होती है इसकी वैल्यू, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्या होते हैं, लाइक कोई भी नंबर आप ले लो, 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर ले लो आप, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं और उनके पास डायमेंशन नहीं होता है। याद रखिएगा, किसी भी नंबर के पास डायमेंशन नहीं होता है। या फिर 2 पाई हो गया, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 सबकी क्या वैल्यू फिक्स होती है और इनके पास डायमेंशन तो होता नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट भी हैं और इनके पास डायमेंशन भी नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके डायमेंशंस को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम निकालने वाले हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन। याद करिए क्लास 9 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ से हम जी को निकालें, क्योंकि हमको जी का डायमेंशन चाहिए, अगर जी का डायमेंशन निकालते हैं बच्चों तो वो क्या आ जाएगा, जी बराबर पहले क्या होगा ये बताइए, f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। जी को छोड़ दीजिए कि सबको एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, f इंटू आर स्क्वायर हो गया, अपॉन में m1 m2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब बताइए, अभी हम लोगों ने विषय देखा था डायमेंशन ऑफ फोर्स, बताइए डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, इसे भी देखा था हम लोगों ने, क्या होता है mlt-2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। डिस्टेंस r क्या है, m1 m2 के बीच का डिस्टेंस है, पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 9 में कि r क्या है, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस m1 एंड m2 है। तो r एक तरह की लेंथ है, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, l होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, l का स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में m1 m2 मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M, और m तो 2 बार है मास, तो m इंटू m यानी m का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसको m के स्क्वायर को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा बताइए, अभी m के पावर क्या है, +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m l पावर 1 है, l पावर 2 है, बेस सेम है, तो इनटू में पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो l की पावर हो गया 3, t की पावर है -2, और जब ये m ऊपर जाएगा बच्चों तो m की पावर हो जाएगा -2, है ना, सही है ना। अब देखो -2 और +1, यहाँ m की पावर क्या है, +1 है, जब ये आपस में जुड़ेगा कि बेस सेम है और बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू है बीच में, तो -2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक बार मेडिकल में भी एग्जाम में आ चुका है बच्चों, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, देखिए बच्चों, प्लैंक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। प्लैंक जी ने ये बताया था कि जो सन से लाइट हमारे पास आती है, जिससे आप सभी लोग फैमिलियर हो गए, सन से जो सन की लाइटें आती हैं वो हमें एनर्जी के फॉर्म में लगती हैं ना। अगर हम सन के लाइट में बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, हमें एनर्जी महसूस होती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है, प्लैंक जी ने कहा कि सन से जो लाइटें आती हैं वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में आती हैं, जिन्हें हम लोग क्वांटा या फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। और उन क्वांटा या फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती कितनी है, प्लैंक जी ने बताया कि सर दैट एनर्जी को लिखेंगे E से, एंड दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू H इंटू न्यू। H इंटू न्यू होता है, न्यू क्या होता है बच्चों, इसको पढ़ते हैं न्यू, NEW न्यू।
ये न्यू क्या होता है, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट हमारे पास सन से आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है न्यू। फ्रिक्वेंसी के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ाई होगा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो न्यू क्या हो गया आपका, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी। और अब हमें ये बताइए बच्चों, क्या फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, पढ़ा है आप लोगों ने। तो 1 अपॉन हो गया ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब बताइए टाइम पीरियड एक तरह का टाइम होता है, अगर टाइम पीरियड एक तरह का टाइम होता है तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, कैपिटल टी होता है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन कैपिटल टी इसका हो गया डायमेंशन। अब टी के पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है पावर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये टी के पावर -1 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इस फ्रिक्वेंसी के डायमेंशन को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन पीछे निकाला था हम लोगों ने, बताया था मैंने, वर्क का डायमेंशन ही एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो हमें एच का डायमेंशन निकालना है, तो एच बराबर होगा क्या, पहले वो निकाल लीजिए। एच बराबर होगा एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, इसको नीचे ले आया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इनके डायमेंशन को रखते हैं। एनर्जी का डायमेंशन आपने क्या पढ़ा है, वही जो वर्क का होता है। अब बताइए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, ml² t-2 होता है। तो वही डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एनर्जी का भी होगा। एनर्जी अपॉन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब बताइए बच्चों फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन t-1 है ना, यहाँ निकाला हमने। अब जब बेटा पावर ये t ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा साइन उसका। तो 1 माइनस, तो उसका उल्टा क्या होगा, +1 होगा बच्चों ना। तो क्या हो गया, ml² t-2 इंटू टी की पावर 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों t के बीच में कोई साइन तो है नहीं, यानी इंटू हो रहा है, इंटू हो रहा है तो पावर क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, बिकॉज बेस सेम है। तो -2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ml² t-1 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को डायमेंशन निकालना आ गया होगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का। बच्चों इस तरह के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा PDF, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके उनके अलग अलग डायमेंशंस को आप खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर जो उसमें सॉल्यूशन दिया होगा उससे मैच कराइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो अभी तक मेडिकल या फिर IIT JEE में आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसीलिए हमने क्या किया है कि सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ 5-6 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी प्रैक्टिस आपका होने वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों ने सीखा है। अभी भी हम लोग के पास पढ़ना बाकी है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में, तो वो भी सीखेंगे। उसके बाद उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन। इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका डायमेंशन इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहला हमारे पास है एनर्जी एंड टॉर्क, ठीक है बच्चों। तो याद करिए पीछे हम लोगों ने एनर्जी का डायमेंशन निकाला था। एनर्जी का डायमेंशन क्या था बच्चों, ml² t-2 था। तो आई होप आप सभी लोगों को ये याद होना चाहिए बच्चों कि एनर्जी का डायमेंशन क्या है। प्रैक्टिस करते करते बच्चों अपने आप याद हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन था हमारा ml² t-2 था, ठीक है। बट बच्चों हम लोग टॉर्क के बारे में नहीं जानते हैं। टॉर्क क्या होता है बच्चों, देखिए टॉर्क क्या होता है, इसे आप सभी लोग के घर में विंडोज़ होंगे या डोर्स होंगे। तो विंडोज़ और डोर्स कहीं जो आपका फ्रेम होगा विंडो का, उस पर कहीं ना कहीं स्क्रू से कसे होंगे, फिट होंगे। तो जब आप विंडोज़ के हैंडल को खींचते हो आप, यानी कि ऐसे फोर्स लगाते हो, तो क्या होता है वो विंडो से, मान लो कि ये विंडो है, यहाँ पे लगा हुआ है हैंडल, ये यहाँ पर फिक्स है विंडो के फ्रेम में, ठीक है। अब आप जैसे फोर्स लगाते हो बच्चों, तो क्या होता है फोर्स ऐसे जब सीधे लगाते हो फोर्स, तो ये विंडो क्या होता है ओपन होता है। फोर्स लगाया, विंडो क्या हुआ क्लोज हो गया। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, विंडो क्या हो रहा है, इस फ्रेम के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। और आप फोर्स कैसा लगा रहे हो बच्चों, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो ना, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो। तो जो बच्चों फोर्स आप परपेंडिकुलर लगा रहे हो, उस फोर्स से जिसके अबाउट विंडो घूम रहा है उनके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि मान लो कि हमारा ये विंडोज है, ठीक है, ये विंडोज है और यहाँ पर ये फिक्स है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। आप इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये विंडो क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है,
तो इस फोर्स जहाँ पर लगा रहे हो आप, वहाँ से इस जिस एक्सिस के अबाउट विंडो घूम रहा है उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम r से लिखते हैं, और जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम F बोलते हैं। याद करिए, अगर आपने विंडो पे ये यहाँ पे लगा हुआ है हैंडल और इसको ऐसे खींचोगे तभी ये ओपन या क्लोज होगा। अगर विंडो को ऐसे बाहर की तरफ खींचोगे तो क्या ये ओपन क्लोज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जब ये ऐसे खींचते हो, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो बच्चों, तो उस केस में विंडो क्या होता है, एक्सिस के अबाउट घूमता है, रोटेट करता है। तो हम कहते हैं उस विंडो में एक टॉर्क आ गया। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वह फिजिकल फैक्टर होता है जिसके वजह से कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूमने लगता है, ठीक है, उसे हम टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों? टॉर्क बराबर होता है जिस फोर्स की वजह से वो टॉर्क क्रिएट हुआ है उस सिस्टम में, उस फोर्स की वैल्यू इनटू उस फोर्स को जहां पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अप्लीकेशन जहां पर हो रहा है फोर्स का जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से जिस एक्सिस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तरह का डिस्टेंस ही होगा ना बेटा, एक तरह की लेंथ होगी, है ना। कोई भी डिस्टेंस, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, आखिर में डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होगा, उसका डायमेंशन एल ही होगा। जानते हो आप बच्चों, तो डायमेंशन तो इसका एल हो गया। व्हाट अबाउट द फोर्स? डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा बच्चों बताइए? ml/t-2। वेरी गुड, ml कई बार यूज कर चुके हैं तो आप लोग को अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए। अब बताइए क्या आएगा डायमेंशन बच्चों मल्टीप्लाई करने पर? ml²t-2 आएगा। क्या यही डायमेंशन हमारा एनर्जी का भी है? देखिए जरा चेक करिए, हाँ सर वही है। इसका मतलब क्वेश्चन तो पूछा है विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन, लेकिन यहाँ तो दोनों का डायमेंशन इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आइए बात करते हैं बच्चों सेकंड पेयर की बात, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? ml/t-2 होता है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया गया फोर्स, ठीक है। मतलब तो फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही छोटे टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाते हैं उसे हम इम्पल्स बोल देते हैं। अब वो इम्पल्स बराबर होता क्या है? इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है बच्चों। इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला? इम्पल्स का, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? फोर्स का डायमेंशन तो सर होगा ml/t-2, अभी पीछे हम लोगों ने यूज किया था। और इम्पल्स क्या होता है बच्चों? इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू में टाइम, तो ml/t-2 इनटू में t हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया? ml/t-1 हो गया। अब जरा चेक करिए क्या दोनों का डायमेंशन सेम है, फोर्स और इम्पल्स का? तो आंसर है नहीं सर। इसका मतलब बच्चों हमारा ये वाला आंसर सही होगा, यही इस चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हमारा फोर्स और इम्पल्स वाला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अभी भी हम रुकेंगे नहीं, बाकी दो ऑप्शंस को भी चेक करने वाले हैं, थर्ड और फोर्थ को भी, ठीक है। इसी बहाने हमको कम से कम इनका डायमेंशन निकालने भी आ जाएगा और हमें चेक कर पाएंगे कि दोनों का डायमेंशन सेम है या नहीं है, ठीक है बच्चों। आइए बात करते हैं हम लोग अब एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की, ठीक है। आइए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस की, ठीक है। देखिए अब हमको आंसर तो हमारा मिल चुका है ऑप्शन नंबर 2, बट हम लोग इन दोनों को भी चेक करने वाले हैं कि ये दोनों में से भी कोई आंसर तो नहीं ना है, ठीक है। कभी कभी मल्टीपल आंसर्स भी एग्जाम में सही हो सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम। देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? आप लोगों ने, सभी लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम के बारे में, है ना। उसको सिंपली आपने पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में, लेकिन एक्चुअल में बच्चों उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। क्यों? लीनियर का मतलब होता है एक सिंगल लाइन में, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे चल रही हो, किसी लीनियर पाथ पे चल रही हो, तो उसमें जो मोमेंटम होता है दैट मोमेंटम इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। और आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से लिखते हैं और ये बराबर क्या होता है? m इंटू वी के होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। बट अगर मान लीजिए बच्चों बॉडी लीनियर मोशन ना करके रोटेशनल मोशन कर रहा हो, किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, तब उसमें जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? वो होगा तब एंगुलर मोमेंटम,
और बच्चों एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, याद रखिए बच्चों, जिस भी चीज़ के आगे मोमेंट वर्ड जुड़ जाए, यहाँ पे क्या जुड़ा है, किसके आगे जुड़ा है मोमेंट वर्ड, लीनियर मोमेंटम के आगे, तो इसका मतलब उस चीज़ में आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेना है, आराम से फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस इनटू मोमेंटम p। अब बताइए मोमेंटम को तो बच्चों हम लोग मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस इनटू मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, L होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, L हो गया। मास का डायमेंशन बच्चों कैपिटल M, V का डायमेंशन LT-1 हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों mL² T-1 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। पीछे देखिए आप लोग, पीछे के मैंने यही बताया आप लोगों को डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है बच्चों बताइए, mL² T-1 ही होता है। यही डायमेंशन सर प्लैंक कांस्टेंट का भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डायमेंशन सेम है इन दोनों के, इसका मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि विच हैव नॉट इक्वल डायमेंशन, और ये तो इक्वल हो गए, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आइए बात करते हैं लास्ट वाले की, इलास्टिक मॉड्यूलस एंड प्रेशर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इलास्टिक मॉडुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, इलास्टिक मॉडुलस को समझने से पहले हम लोग समझेंगे इलास्टिक क्या होती है। देखिए बच्चों इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे हम कुछ फोर्स लगाएं जिससे कि उसका शेप बदल जाए, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और जब वो फोर्स उस बॉडी के पर यूनिट एरिया पर लगे तो उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेस। क्या समझ में आया बच्चों आपको, अगर किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जो उसके शेप को बदल दे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक बॉडी है, ये हमने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसके देखिए एरिया को बदल दिया, इसका एरिया कम हो गया, फोर्स लगा दिया ये श्रिंक कर गया, दब गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है बच्चों, मैंने इसको दबाया, इसका एरिया कम हो गया, श्रिंक हो गया, तो इस केस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो इसके एरिया पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम बोल देंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस समझ में आ गया बच्चों आपको। अब सुनिए, अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया तो उसका शेप या साइज में परिवर्तन आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रबड़ को ले लो, रबड़ के बॉल को ले लो, आप दबाओ क्या होगा, वो दब जाएगा, उसके शेप और साइज में चेंज आ गया ना। अब क्या करो, फोर्स को हटा दो, दोबारा वो अपने शेप को रिगेन करता है कि नहीं करता है, बताइए, करता है ना। इसका मतलब दैट रबर्स बॉल हैव अ प्रॉपर्टी बाय विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। कब वो रिगेन करता है, जब हम उस पे से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं। तो द बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, size or configuration after the removal of deforming force, that body is said to be elastic body, ठीक है। और उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऐसा करने में समर्थ है, कैपेबल है, that property is known as elasticity। तो बच्चों इलास्टिक मॉडुलस जो होता है ना, वो यही बताता है कि वो उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है अपने शेप या साइज को दोबारा रिगेन करने की, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इलास्टिक मॉडुलस बराबर होता क्या है, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इलास्टिक मॉडुलस बराबर। सर स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन सर हमने ये भी तो पढ़ा है कि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो हम इसको प्रेशर ही क्यों नहीं बोल देते हैं, हम क्यों इसको स्ट्रेस बोल रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों, प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑन विच इट एक्ट, ठीक है। प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली लगता है जिस सरफेस पर वो काम कर रहा होता है, जिस पर वो लग रहा होता है। बट स्ट्रेस के साथ ऐसा नहीं है, डैट कैन बी परपेंडिकुलर एंड डैट कैन नॉट बी परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही हो, डैट विल बी अलोंग द सरफेस हो सकता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस भी हो सकता है स्ट्रेस आपका। यही अंतर होता है।
इसीलिए इस टाइप के फोर्स पॉइंट एरिया को बच्चों हम प्रेशर ना बोल करके स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब स्ट्रेन क्या होता है सर, एग्जाम्पल समझिएगा बच्चों। ये हमारे पास पेन है, मैंने इसको एक जगह फिक्स कर दिया और सेकेंड एंड से मैंने स्ट्रेस लगाना स्टार्ट किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, इस पेन के लेंथ में चेंज आएगा ना, आएगा ना चेंज, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में जितना इसका पहले ओरिजिनल लेंथ था उसकी वैल्यू, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये बच्चों तब हुआ जब स्ट्रेस ने इसके लेंथ में चेंज किया। मान लीजिए कि हमने इस बॉडी को लिया और इसको दबा दिया ऐसे, तो क्या होगा, दबाएंगे तो बच्चों क्या होगा, या खींच दिया ऐसे तो क्या होगा, अब इसके लेंथ में तो इंक्रीज होगा ही, इसके ब्रेथ में कमी आ जाएगी। अगर बच्चों इसके ब्रेथ में कमी आएगी और लेंथ में इंक्रीज होगा तो इट मे बी कि इसका एरिया बदल जाए, इसका वॉल्यूम बदल जाए। तो जो भी डायमेंशन चेंज होगा, चाहे वो लेंथ, चाहे वो एरिया, चाहे वो वॉल्यूम, अगर एरिया चेंज होता है बच्चों तो यहाँ लिखोगे आप चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। अगर वॉल्यूम में चेंज आता है बच्चों तो आप लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक बात ध्यान दो बेटा, चेंज इन लेंथ भी तो एक तरह की लेंथ होगी, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ भी एक तरह की लेंथ होगी, यानी ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो डायमेंशन ऊपर का भी L होगा और नीचे का भी L होगा, तो डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, इसका कुछ नहीं आएगा। यानी क्या लिख सकते हो इसको आप, M0 L0 T0। और याद करो पीछे मैंने अभी 4 क्वांटिटीज बताई थी, उनमें एक था डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो ये उसी का एग्जांपल है स्ट्रेन। वेरिएबल तो है, फोर्स बढ़ाओगे तो लेंथ में चेंज ज़्यादा हो जाएगा, मैंने कि वेरिएबल है, बदल रहा है ये, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है ये, ठीक है। स्ट्रेस का क्या होगा बच्चों, डायमेंशन ml/t-2 होता है फोर्स का, एरिया का होता है L², ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, ml-1t-2 हो जाएगा। अब इन दोनों डायमेंशन को यहाँ पे रखिए तो क्या मिलने वाला है आपको, ml-1t-2 मिलने वाला है, बिकॉज इसका डायमेंशन तो है ही नहीं कुछ, तो डिवाइड करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस मिल गया ml-1t-2। अब आइए चेक करते हैं व्हाट अबाउट द प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रेशर बराबर होता है क्या, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो इसका डायमेंशन भी वही आएगा ml-t-2, ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा L², इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ml-1t-2। और आप देख सकते हो बच्चों कि प्रेशर और इलास्टिक मॉडुलस का डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनका डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं कि ये क्या है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ विच, मतलब कि इन दोनों का रेशियो किसका डायमेंशन के बराबर होगा। अब बताओ बच्चों आप लोग कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, पीछे हम लोगों ने निकाला था, क्या होता है बताइए, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ml²t-1 होता है, अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था इसको, है ना। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। अब बच्चों टाइम का क्या होता है डायमेंशन, कैपिटल T होता है, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम होता है, टाइम का उल्टा T-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसको। अब बात करते हैं बच्चों प्लैंक कांस्टेंट और इनके डायमेंशन का रेशियो निकालते हैं। बताइए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था ml²t-1 आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, पहले ये देखते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जहां हमने सीखा होगा कि हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। कब तक करता है ऐसा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू रहना चाहेगा विद अ कांस्टेंट स्पीड अंटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड ऑन दैट बॉडी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। लेकिन ये तब होता है जब बॉडी लीनियर मोशन कर रहा होता है। लेकिन क्या ऐसी ही प्रॉपर्टी बॉडी में तब भी होगी जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा हो? तो बिल्कुल हाँ सर, ऐसी ही प्रॉपर्टी बॉडी में तब भी अपीयर होगी जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। लेकिन अब उसका नाम इनर्शिया ना बोल करके हम क्या बोल देंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देंगे। ठीक है बच्चों, आगे इसके बारे में हम लोग डीप पे पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन चैप्टर में। बट अभी इतना बस आप जानो बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं कैपिटल आई से, एंड इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस बॉडी के डिस्टेंस, कितनी दूरी पर वो बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे डीप में। अभी बस डिस्टेंस मालूम रखो कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है इनटू मास होता है। अब बताओ बच्चों, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? कैपिटल एम, डिस्टेंस का एल स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों? डायमेंशन एम एल स्क्वायर। क्या हमें इनका रेशियो निकालना है? प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। तो क्या करो बच्चों, एच अपॉन में आई कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? h का डायमेंशन हो गया है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, आई का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर। देखो बच्चों, m से m और l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, क्या बचा? बचा आपका टी माइनस वन। अब चेक करो क्या ये डायमेंशन रेशियो ऑफ h एंड i किसी से मैच कर रहा है? पहले से तो मैच नहीं कर रहा है, सेकंड से भी नहीं कर रहा है, थर्ड से भी नहीं, फोर्थ से कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है बच्चों? सही हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एक चीज़ आपको इन दो क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा, दो चीज़ क्लियर हुई होगी इनफैक्ट। पहला, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, एंड सेकेंड, आपने इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकालना भी सीख लिया। ठीक है, यानी कि इस दो क्वेश्चन को करने से आपको कई सारे क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आ गया और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आया। आइए हम लोग कुछ इसी तरह के कुछ दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। आइए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टू क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, टू फिजिकल क्वांटिटीज विच वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर। दो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें से एक वेक्टर और एक स्केलर है, आप एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला, और दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। आपको इनमें से ढूंढना है चारों में से। देखिए बच्चों, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम तो होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि वर्क भी स्केलर होता है और एनर्जी भी स्केलर होता है। एनर्जी और वर्क दोनों स्केलर होता है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करते हैं बच्चों टॉर्क की। टॉर्क की अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क मैंने बताया था अभी आपको, इसको हम लोग बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब याद करिए, मैंने एक वर्ड बताया था कि जिस भी चीज़ के आगे मोमेंट लगाओ, इसका मतलब उस चीज़ में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मोमेंट मतलब डिस्टेंस हो गया? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें? फोर्स में आप लोगों ने। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है? एल होता है। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू होता है। तो ये क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। और क्या यही डायमेंशन बच्चों वर्क का भी आता है? आता है, लेकिन जो हमारा टॉर्क होता है बच्चों वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क हमारा क्या होता है? वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन होता है। और वर्क क्या होता है बच्चों? स्केलर होता है। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गया कि इनमें से ये वेक्टर हो गया आपका और ये स्केलर हो गया, और दोनों का डायमेंशन भी क्या है? सेम है। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा इम्पल्स, पीछे पढ़ा है अभी। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाने वाला है बच्चों? एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल टी माइनस वन आप लोगों ने पीछे निकाला होगा, इसको आप देख लेना। अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ केवल लिखा है मोमेंटम, मतलब ये बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, तो मोमेंटम की बात करेंगे हम लोग तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। देखिए इनका डायमेंशन भी सेम तो है,
इनका डायमेंशन भी सेम तो है, लेकिन दोनों वेक्टर होते हैं। इम्पल्स भी वेक्टर होता है और मोमेंटम भी क्या होते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। लेकिन हमें क्या कहा है, इनमें से एक वेक्टर है और एक स्केलर है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक वेक्टर एक स्केलर होना चाहिए। अब पावर और प्रेशर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो पावर का डायमेंशन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। पावर बराबर क्या होता है बच्चों, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है ना। तो वर्क डन मतलब ml²t-2 हो गया, ml²t-2 अपॉन में टाइम t हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ml²t-3 हो जाएगा पावर का डायमेंशन। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये पावर हो गया है ना। ये प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर तो ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो ये हो जाएगा ml_t-2 अपॉन में l² हो जाएगा। तो बच्चों ये ऊपर जाएगा तो ml-1t-8 इनका तो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया कि ये दोनों में से एक वेक्टर है और एक स्केलर है और इन दोनों का डायमेंशन भी क्या है, सेम है, दैट इज ml²t-2 है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको इन दोनों लिस्ट 1 और 2 में देखना है और बताना है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी का कौन डायमेंशन है। पहला है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है ना, जब किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। कैसे मालूम चला हमें, छोड़ते ही देखोगे कि आप दोबारा अपने शेप को रिस्टोर कर लेता है। ये तभी होगा जब उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स हो, बिना फोर्स के कुछ हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आता है बच्चों, तो F बराबर होता है -k/x के। बट हम जानते हैं कि डायमेंशन में नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कोई रोल नहीं होता, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर डायमेंशन लिखना चाहें बच्चों तो k को बोलते हैं बच्चों यहाँ पे क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, k को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। x हमारा डिस्टेंस है जो कि वो ट्रेवल किया है, जो उसमें एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम k की बात कर लें तो k बराबर होता है फोर्स अपॉन में डिस्टेंस। फोर्स होता है हमारा बच्चों ml_t-2 अपॉन डिस्टेंस हो गया हमारा l, l से l कट जाएगा, फाइनली व्हाट वी गेट ml0t-2 हो गया। अब चेक करो इसमें से कोई ऐसा है जिसका डायमेंशन ml0t-2 हो। देखो बच्चों, पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा देखो ml0t-2 यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों पास्कल का। बताइए पास्कल किसका यूनिट होता है बच्चों, प्रेशर का होता है। और प्रेशर बराबर होता क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, और फोर्स का होता है ml_t-2 अपॉन एरिया का होता है l²। इनको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या मिलने वाला है, ml-1t-2 मिलने। आई होप आप लोग डायमेंशन निकाल लोगे, मैं थोड़ी स्पीड नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इसको आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, तो ml-1t-2 हो जाएगा। आप चेक करो बच्चों कोई ऐसा है ml-1t, देखो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये 4 से मैच कर रहा है, तो बी वाला जो होगा आपका 4th पे जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हर्ट्ज की बात करते हैं बच्चों। बताओ हर्ट्ज किसका डायमेंशन होता है, हर्ट्ज इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है क्या है बच्चों, t-1 होता है। पीछे हम लोग इसको निकाल चुके हैं। अब चेक करो क्या कोई ऐसा यहाँ पर है, यहाँ से t-1 तो दिख ही नहीं रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरा लिखो बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा m0 l0 t-1। अब चेक करो जरा, हर्ट्ज जो है m0 l0 को, ये है m0 l0 t-1 है, यानी ये हर्ट्ज जो है बच्चों इससे मिलेगा, इससे मैच करेगा। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, 4th पार्ट जूल। जूल किसका होता है बच्चों, वर्क की यूनिट होती है। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, वर्क का डायमेंशन होता है जूल वर्क होता है, और वर्क का डायमेंशन होता है ml² जरा खोजो इसमें, ऑप्शन वैसे भी पैरा बचा तो वही आंसर होने वाला है। ठीक है, लास्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसका अगर अच्छा लगा होगा तो इसे कमेंट नीचे करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। और जो भी सुझाव होगा, जो भी फीडबैक होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे विथ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।